सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज हमारे भारतीय ट्विटर तो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन उसका जो भारतीय संस्करण कह लीजिए, जो भारत का डायस्पोरा है, उसमें स्वीडन छाया हुआ है। क्यों? स्वीडन में एक उसके दक्षिणी छोटे से इलाके में, एक शहर में माल्मा करके है, उसमें कुछ दंगा तो उसे नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हिंसा हुई है, जिसमें एक समुदाय ने, जो ज़्यादातर उन लोगों द्वारा बना है जो आपका सीरिया, इराक और अफ्रीका के कुछ इलाके जो इससे जुड़ते हैं, इन सब जगहों से गए हुए शरणार्थियों ने बना रखा है। उनके और पुलिस के बीच थोड़ी बहुत झड़प हुई है, जिसमें कुछ आगजनी हुई है और कुछ पुलिस वाले घायल हुए हैं। किसी के मृत्यु होने की या फायरिंग वगैरह होने की खबर नहीं है। कुछ लोगों को, बहुत थोड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन आगजनी की बहुत सारी घटनाएं हैं, जिसमें टायर वगैरह जलाए गए हैं, कुछ संपत्ति पर भी आगजनी हुई है। तो ये जो शरणार्थी हैं, ये वहाँ जाके स्वीडन में इस आगजनी में क्यों शामिल हुए, इसको लेके हमारे अपने जो भारतीय ट्विटर है उसमें बहुत कई हम देख रहे हैं कि कई चीज़ें ट्रेंड की जा रही हैं। एक तो ये है कि उसको बेंगलोर में जो भी हाल में हिंसा हुई थी उससे जोड़ के देखा जा रहा है। मतलब एक हमारे यहाँ वर्ग है जो जिसकी बहुत बड़ी संख्या है और जो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे कब्जा रखता है, वो ऐसी घटनाओं को, विश्वव्यापी घटनाओं को अपने प्रोपेगेंडा में इस्तेमाल करता है। ऐसा हम आज के इस ट्विटर कार्यक्रम से देख रहे हैं। और उसके जरिए वो ये बताना चाहता है, उसमें साफ वो कह रहा है कि जो मुस्लिम समुदाय है, ये दुनिया में कहीं भी किसी भी दूसरे समुदाय के साथ मेल जोल से नहीं रहता। ये धार्मिक सवालों पर हिंसक घटनाएं करता है, दंगाई है और पिछड़ा हुआ है। और इसको एक तरह से जैसे वो यहाँ उनके बारे में जो कुछ कहते हैं, उसी को स्थापित करने के लिए इस घटना का वो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करते हुए मिले हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें, तो जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से उन्होंने नहीं बताया है, उसको तो बहुत बड़े लेवल पर बताया है कि बेंगलुरु के बाद स्वीडन में दंगे और आपने इन लोगों को अपने यहाँ प्रवासियों को बुला लिया, इन देशों से शरणार्थी बनाया, अब देखिए वो आपके यहाँ क्या कर रहे हैं, और ये ऐसा ही हर जगह करते हैं। उसमें प्रोपेगेंडा की ध्वनि ये है। लेकिन जो उस घटना के बारे में डिटेल्स पश्चिमी प्रेस से और दूसरे एजेंसी से पता लगा, वो ये है कि वहाँ एक, हमारे यहाँ आरएसएस की तरह ही, या ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ फ्रिंज संगठन है, आरएसएस को न भी कहें तो दूसरे जो फ्रिंज संगठन है बहुत सारे, जो जिनके तमाम वीडियोस वगैरह आप देखते रहते हैं, जो भड़काऊ होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि उनकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं, जो मुसलमानों को लेके बहुत सी ऐसी बातें उलझुल करते रहते हैं। इस तरह के ही एक संगठन ने स्वीडन में कल यानी फ्राइडे को कुरान जलाने का एक कार्यक्रम उस इलाके में रखा था, जहाँ एक अच्छी खासी आबादी इन शरणार्थियों की है, जो संख्या 2 लाख से के आसपास है, और जो एक ही धर्म के मानने वाले हैं उसमें ज़्यादातर। और वहाँ पर उन्होंने कुरान को जलाने का एक आयोजन रखा था। इस आयोजन में जो मुख्य अतिथि बन के आ रहे थे, वो सज्जन वो हैं जो जिनको 1 साल पहले इसी तरह का एक काम कुरान जलाने का करने के मामले में स्वीडन की सरकार ने देश से बाहर कर रखा है और उनको उस इलाके में आने से प्रतिबंधित कर रखा है। तो वो आए और वो पकड़े गए, लेकिन वहाँ उस तरह का कार्यक्रम हुआ। उसकी प्रतिक्रिया में ये घटना शरणार्थियों के बीच से 300-400 युवकों ने और अन्य लोगों ने की।
ये घटना ऐसे हुई है। तो यानी इसमें एक तत्व है जिसमें एक उकसावे की कार्रवाई एक वहाँ का दक्षिणपंथी संगठन कर रहा है, और जिसको वहाँ की सरकार रोकना चाहती है, रोकने के कानूनी जो प्रयास उनके यहाँ होते हैं वो उसने किए हैं, और इस काम के होते समय भी उन लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और प्रतिक्रिया में ये सब हुआ है। अब सवाल ये आएगा, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है कि क्या प्रतिक्रिया में ऐसा किया जाना चाहिए। ये सवाल बेंगलोर में भी था, ये सवाल स्वीडन में भी है, ये सवाल सारी दुनिया में रहेगा कि हम धार्मिक प्रतीकों के सवालों पर अगर कोई हमसे छेड़खानी करता है तो हमें कानून को अपना काम करने देने चाहिए, या हमें कानून हाथ में लेना चाहिए, या किसी को हाथ में लेने का हक है किसी सभ्य समाज में। ये प्रश्न है जिस पर बात होनी चाहिए, इस पर बात होने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसके बहाने अगर अल्पसंख्यक समुदाय को या मुसलमानों को उस जगह पर कहीं भी आप उनको एक नेगेटिव उसमें दिखाना चाहते हैं, या सारे के सारे समुदाय को ही वही कह देना चाहते हैं जिसमें कुछ सैकड़ा हिंसक लोग शामिल थे, वो ठीक नहीं है। बात सिर्फ ये होती है, लेकिन इस बात को बिगाड़ा जा सकता है। अगर उस तरह से किया जाए तो बात बिगड़ सकती है, और इस तरह से किया जाए तो समझ में आ सकती है। तो यूरोप में एक बड़े हिस्से में बात ऐसे ही की जाती है। एक छोटा सा हिस्सा जो पहले रूस के साथ जुड़ा हुआ था और जो अलग होकर अब यूरोप से जुड़ गया है, जिसमें पोलैंड है, हंगरी है, इस तरह के देश हैं, वहाँ जरूर सोच समझ उसी तरह से है जैसी सोच समझ आज के दौर में ट्रंप साहब की पार्टी की है, या हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की है, या इस तरह के सोचने वाले दुनिया में बहुत से हैं जैसे उनकी है, खासकर मुसलमानों के बारे में। इस घटना में हमारे लिए क्या सीख है? हमारे लिए सीख ये है कि ये अब हमें समझना पड़ेगा, और वैसे तो हम इसके अनुभव कर ही रहे लगातार, कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी होगा उसका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर भारत में किया जाएगा। उसके लिए एक मशीन तैयार है, वो बहुत सक्षम है, बहुत समय से और तुरंत अटैक करती है। अभी ये खबर ढंग से आई भी नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर हमारे यहाँ के करोड़ों लोगों तक एक नकारात्मक प्रचार के रूप में पहुंचा दी गई है। तो एक बहुत बड़ी मशीन हमारे देश में अब तैयार है, जिसका मीडिया और सामाजिक सोशल मीडिया में बहुत कुशल प्रबंधन है, जिसकी बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी संख्या है, और वो ऐसी हर घटना को एक राजनीतिक लक्ष्य के लिए सामने पेश कर देती है। वो क्या है? वो ये है कि हमारे यहाँ जो बुनियादी समस्याएं हैं देश की, उन पर लोगों का ध्यान न जाए। रोज कम से कम कोई न कोई ऐसी बात हो जो इस बात से आपका और हमारा ध्यान खींच के उस बात पर ले जाए जो ज्यादातर बार मुसलमानों के खिलाफ हो, पाकिस्तान, चीन वगैरह में हो, इनमें सब में हो, जिनके बारे में पहले से शंकाएं एक बहुमत समाज के दिमाग में हैं। उन शंकाओं को बड़ा किया जाए और उन पर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करते रहा जाए। इस पर बात ही न हो कि कोरोना में हमारे देश में इतनी अव्यवस्था क्यों है, क्यों हम दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज दे रहे हैं, क्यों ये सबसे ज्यादा लोग हमारे यहाँ उससे शिकार हो रहे हैं, क्यों ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जबकि दुनिया में सब जगह इसका घटना शुरू हो गया है। लेकिन ये हम सवाल नहीं कर सकते। हमारी अर्थव्यवस्था की जो बिल्कुल बुरी हालत हो गई है, बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, हर मामला हमारा फंस गया है, राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इस पर बात ही ना कर सकें, ये हमारे संवाद से बाहर रहे। इसलिए स्वीडन में एक थाने पे कुछ लोगों का प्रदर्शन हुआ, उन्होंने टायर जलाए, कुछ घरों में आग लगाई, स्वीडन पुलिस ने उनको पकड़ा, लेकिन हमारे सोशल मीडिया पे 3 ट्रेंड उसके लिए क्यों चल रहा है? क्या ये इतनी बड़ी घटना? ऐसा कहीं दुनिया में नहीं हो रहा है। दुनिया के किसी देश में वो मुख्य ट्रेंड नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, भारत में क्यों है? ये हमें समझना होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस समय आ गया है कि, और दूसरे ये उनके लिए भी होगा, भारतीय मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो लगातार निशाने पर किए गए हैं। उनकी इतनी परीक्षा हो रही है जितनी परीक्षा वो दे नहीं सकते। अब इस पे देखा जाएगा किसने ट्वीट किया, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, इसकी निंदा की कि नहीं की, किस लिबरल सोच वाले आदमी ने ये किया कि नहीं किया, किस अखबार ने, मीडिया ने जो बैलेंस करके चलना चाहता है, जो समस्याओं पर लोगों को लाना चाहता है, उसने इसकी निंदा की कि नहीं की। ये सारे सवाल उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठा के अपने वो समाज में और देश के एक बड़े डायस्पोरा में पेश कर देते हैं।
इससे क्या हो रहा है कि हम अपनी समस्याओं पर बात करने के लिए वक्त ही नहीं पा रहे। ये बात हम कैसे बहुमत को समझा पाए कि मीडिया, सोशल मीडिया में आपके साथ छल किया जा रहा है। इसलिए इन सारी घटनाओं पर जो उनकी फैक्चुअल पोजीशन है वो लोगों तक ले जाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों को ये बताएंगे कि ये जो घटना बहुत छोटी सी है, इसमें कोई मृत्यु नहीं हुई है, कोई बुरी तरह घायल नहीं है, कोई अस्पताल में नहीं है, छोटी मोटी स्किर्मिश है, 300 लोगों से थाने में झगड़ा हो गया, उन्होंने टायर फायर जला दिए चूंकि उनके धार्मिक पुस्तक जला दी गई थी, जिसको आप बताते नहीं हैं, उसके साथ किसी अपराध की घटना को जोड़ देते हैं। सच या झूठ उसके डिटेल्स नहीं मिल रहे हैं कि उसके पहले 2 बच्चों के साथ कुछ कहीं इन्हीं शरणार्थियों ने कोई अपराध किया था, पता नहीं, उसके डिटेल्स कहीं नहीं है, लेकिन वो गढ़ के उसके साथ लगा देते हैं। तो ये जो स्थिति है कि उन घटनाओं को बड़ा करके पेश करना जिनसे हमारे जरूरी सवाल पीछे हो जाएं, ये बात समझने की जरूरत है। लेकिन इस कार्यक्रम का मतलब कोई ब्लैंकेट सर्टिफिकेट किसी कम्युनिटी को या उसके भीतर पनपते रहते और सड़ते विचारों को देने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान समुदाय में, दुनिया में अशिक्षा नहीं है, पिछड़ापन नहीं है, अपराध की भावना नहीं है, बहुत सारे आज के समाज के लिहाज से नकारात्मक ख्याल नहीं है, या उनके द्वारा धार्मिक और दूसरे मामलों में कहीं हिंसा नहीं की जाती, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहने का इस पूरे कार्यक्रम का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि ऐसा करने वाले और ऐसा न करने वालों के बीच एक फर्क है, और इसलिए हम उनको एक स्वीपिंग स्टेटमेंट से सबको नहीं गलत कह सकते। जिन्होंने गलती की है सिर्फ हम उनको गलत कह सकते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वो गलती सुधारे। सभ्य समाज दुनिया में सबको ये मौका देता है कि वो अपनी गलतियां सुधारे, बेहतर मनुष्य बने। तो ये मौका उनको न देने का कोई हमारे पास तर्क नहीं है, किसी सभ्य समाज के पास तर्क नहीं है। स्वीडन दुनिया के सबसे सभ्य देशों में से एक है, इसीलिए उसने शरणार्थियों की एक बड़ी संख्या अपने यहाँ कबूल की थी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कई पोस्टर्स जहां उनके नागरिकों ने कहा है कि हमें आने दीजिए शरणार्थियों को, वो भी मनुष्य है, तकलीफ में है, हम उनकी मदद करें। वो एक ऐसी आबादी है। उन्होंने अपने यहाँ के दक्षिण पंथियों पर कार्रवाई की है। भारत की तरह उनको जैसे हमारे यहाँ कपिल मिश्रा वगैरह के साथ हो रहा है कि उनके लिए कोई कानून कायदा है या नहीं है, ये देश को पता ही नहीं चलता, ऐसा नहीं है। वहां वो एक सभ्य समाज है, वो इस समस्या से सभ्यता से निपट लेगा। नॉर्वे ने एक बहुत बड़ी आतंकवादी कार्रवाई को कैसे निपटा था उसके अनुभव से सीखिए। लेकिन हमारे यहाँ उसको दूसरी तरह से समझाया जा रहा है। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि मुस्लिम समाज भी दुनिया में आधुनिक बने। उनमें बहुत सारे आधुनिक विचार वाले लोग हैं जो उसी तरह से इंटरेक्ट करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, और वो संख्या धीरे धीरे दुनिया में बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। ये नकारात्मकता बहुत सारे ऐतिहासिक सामाजिक कारणों से आती है और उन्हीं कारणों से फिर चली जाती है, और हम उसके पॉजिटिविटी की उम्मीद करते हैं कि वो नकारात्मकता चली जाएगी आज नहीं तो कल। और सारी दुनिया में जो सभ्यता और संस्कृति और मनुष्य के सम्मान की विचारधारा को सही समझते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, बातचीत करने को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत से चीजों को हल करने के जो प्रयासरत करने वाले लोग हैं, संगठन हैं, वो सब ये समझते हैं कि ये मनुष्यता का विकास है और विकास क्रम में ये त्रुटियां हैं जो धीरे धीरे सुधर जाएंगी। लेकिन वो एक दिन में, 10 साल में, 5 साल में, एक चुनाव में एक नेता के नीचे सुधर जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उनको बिगड़ने में वर्षों लगे हैं, तो उनको सुधरने में भी सदियां लगेंगी। वो सदियों में बिगड़े हैं और ये सवाल बहुत पुराने हैं मनुष्य की सभ्यता के लिए, तो उनको हल होने में भी वक्त लगेगा। तो हल करने वालों को वक्त देना और उनके साथ खड़े होना, उनकी मदद करना, ये मानवीयता का आज का सवाल है। इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।